ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है इंडियन योग एसोसिएशन के संयुक्त सचिव जयदीप आर्य के साथ भेंट वार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता रेणु कटारिया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटली मनाया जाएगा, जिसका थीम है घर पर योगा और परिवार के साथ योगा। तो इसकी तैयारी कैसे की जा रही है? इसका थीम है घर घर योगा, हर परिवार जुड़े योग से। बहुत सुंदर ये थीम दिया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, और इसकी तैयारी में हमारा संकल्प है कि इस कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में, माननीय परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के दिशा निर्देश में और हमारे सभी सदगुरुओं के दिशा निर्देश में इसको आगे बढ़ाएं और इसमें अधिकतम लोगों की भागीदारी हो पाए। वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर की जनता को इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा है। यह प्रतियोगिता क्या है और इसमें कैसे हिस्सा लिया जा सकता है? यह प्रतियोगिता बहुत ही आकर्षक प्रतियोगिता है। इसमें कहीं कोई जाति, मजहब, कहीं कोई लिंग का कोई भेद नहीं है, कहीं आयु का कोई भेद नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व से निवेदन किया है कि वह इस कार्यक्रम में जुड़े और 3 मिनट में 2 मिनट तो अपने योग अभ्यास करें। कोई भी आसन प्राणायाम कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं और 1 मिनट में अपना अनुभव, अपना नाम बताएं कि मुझे योग से क्या लाभ हुआ। और मैंने देखा कि हर भाषा, हर प्रांत से लोग जुड़ रहे हैं और लोगों की स्वयंभू इसमें भागीदारी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व क्या है और हमारी निजी जिंदगी में इसका क्या अर्थ है? मैं एक बात मानता हूं कि योग जो गुफाओं में था, ये कहा जाता था कि केवल सन्यासी ही योग कर सकते हैं, ब्रह्मचारी ही योग कर सकते हैं, गृहस्थी योग नहीं कर सकते। ऐसी अवधारणा को तोड़ते हुए, इस मिथक को तोड़ते हुए परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने इस प्रयास को आगे बढ़ाया और हर व्यक्ति तक यह योग पहुंचे, इसके लिए निरंतर प्रयास किए। तो आज योग हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य का मूल केंद्र बन गया है। स्वास्थ्य परक योग, क्योंकि हम तब किसी बात को स्वीकार करते हैं जब उससे कोई प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। जैसे इंजेक्शन लगाने का लाभ तुरंत मिलता है, जैसे नीम खाते ही आपका मुंह कड़वा होता है, जैसे शहद लेते ही आपका मुंह मीठा होता है, वैसे ही योग करते ही तुरंत आपके विचारों में परिवर्तन होता है। योग करते ही आप सहज होते हैं, योग करते ही आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ती है, योग करते ही आपके दोष हैं वो सम अवस्था में आ जाते हैं। तो योग आपके आंतरिक जीवन को व्यवस्थित करता है, आपके रक्त की जो इम्बैलेंस है उसको व्यवस्थित करता है और आपके मानसिक लेवल को भी व्यवस्थित करता है। तो जो वेव्स उठ रही थी आपके माइंड में, चित्त को शांत कर देता है, प्योरीफाई करता है और उस शांत अवस्था को ही फिर धारणा ध्यान कहते हैं। और कहते हैं कि जब आप समाधि में जुड़ते हैं, समाधि का मूल लक्ष्य ही एक है कि आपके दुख कम हो जाते हैं यदि आप समाधि में आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई और ये 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? 2014 सितंबर का महीना याद आता है जब यूएनओ में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को वक्तव्य के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व आज विभिन्न प्रकार के चुनौतियों से गुजर रहा है, उसमें योग एक समाधान बनकर उभर सकता है, जो मन और आत्मा को संयमित कर सकता है, जो जीवन और प्रकृति को संयमित कर सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है। एक स्वस्थ नागरिक के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक विश्व का यदि बनाना है तो योग अपनाना होगा। उस प्रस्ताव को, नेल्सन मंडेला जी के प्रस्ताव को भी इतनी जल्दी महासभा ने स्वीकार नहीं किया था जितना जल्दी योग को विश्व दिवस बनाने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रस्ताव को संयुक्त महासभा ने स्वीकृत किया। मात्र 73 दिनों में वह प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव में 170 देश केवल मात्र उसके प्रस्तावना में सहयोगी नहीं थे, उसके सह प्रस्तावक बने और 200 में से 170 देशों का एक मत से खड़े होना बड़ी बात है, जिसमें 45 मुस्लिम बहुल देशों ने उसका समर्थन किया। ऐसे ही ईसाई, पारसी और सब धर्मांतरों ने, चीन ने भी इसमें आगे बढ़कर सहयोग किया। ये 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? 21 जून सबसे बड़ा दिन कहते हैं। इस दिन सूर्य सबसे अधिक समय तक हमारे बीच में रहते हैं और ये भारत के संस्कृति का गौरवपूर्ण दिन है। जैसे 23 दिसंबर माना जाता है कि सबसे छोटा दिन होता है, वैसे ही 21 जून सबसे बड़ा दिन माना जाता है और यह एक जीवंत उदाहरण है कि हम प्रकाश तत्व को अपने जीवन में ऋषि संस्कृति में सबसे आगे माना जाता है। यदि हम ऋग्वेदों की बात करें तो सबसे पहला जो मंत्र है, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। अग्नि को पुरोहित मानकर इस सारी धराधाम से आपको वैभव प्राप्त करना है, अपने जीवन को उन्नति की मार्ग पर अग्रसर करना है, यह लक्ष्य लेकर वेद अपनी शुरुआत करते हैं।
हम सूर्य के उपासक हैं, हम अपने जीवन में सत्व के उपासक हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि असतो माँ सदगमयः, तमसो माँ ज्योतिर्गमयः, मृत्योर माँ अमृतम गमे। तो हमारा लक्ष्य है तमसो माँ ज्योतिर्गमे, अंधकार से प्रकाश की यात्रा का नाम योग है। और इसी दृष्टिकोण से उस प्रकाश के पुंज का जो सबसे विराट दिवस है उसको अपनाया गया। यह एक बड़े दृष्टिकोण का परिचायक है। योग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? अभी हमने कोरोना महामारी के दौरान पाया कि भारत के जो पहले रोगी थे रोहित दत्ता जी, मात्र 14 दिन में वो स्वस्थ होकर घर लौट आए। कहने लगे कि 7 दिन में मतलब ठीक हो गया था। कैसे ठीक हुए भैया? कहने लगे सामान्य मुझे मेडिसिन दे रहे थे कि बुखार हो रहा है तो बुखार की थोड़ी सी मेडिसिन दे रहे थे, उनके साथ थोड़ा सा ऑक्सीजन कम हो रही तो ऑक्सीजन दे रहे थे। एक व्यक्तित्व मिला श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, जिन्होंने कहा कि नहीं, योग करो, प्राणायाम करो, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब आपका आत्म तत्व मजबूत हो जाएगा तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। यही बात उन्होंने सिद्ध करके दिखाई और 2-2 घंटे सुबह शाम योग किया और स्वस्थ हो गए। और उसके बाद कितने ही केस देवाशीष उड़ीसा के, माधव प्रजापति राजस्थान के, सत्तार भाई अपने सूरत से, ऐसे अब्बास भाई अपने राजस्थान के, तो कितने ही मुस्लिम भाई, हिंदू भाइयों ने योग किया और कोरोना से मुक्त हुए। और आज भी कोरोना महामारी से पीड़ित जो लोग क्वारंटाइन में हैं या जिनको हो चुका है, वह नियमित रूप से योग कर रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ बनाए हुए हैं। आज पूरे विश्व में भारत में मृत्यु दर सबसे कम है और रोग से ठीक होने की दर सबसे अधिक है। तो इसका श्रेय भारतीय जीवन पद्धति को देता हूँ और भारत की इम्यूनिटी पावर को, और उसका मूल तत्व जो है ऋषि और आध्यात्मिक परंपरा योग को देता हूँ। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे काम करती है और किसी भी प्रकार के आक्रमण से लड़ने के लिए ये कैसे अपने को तैयार करती है? अगर हम योग की यहाँ बात करें तो योग यहाँ कैसे मदद करता है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को? जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और योग की शुरुआत हम करते हैं यम और नियम से, जब हमारा आहार शुद्ध होता है, आहार और विचार को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, और शुद्ध आहार से जब हमारे यहाँ आयुर्वेद में माना जाता है कि 7 धातुएं बनती हैं। अन्न से रस बनेगा, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और उसके बाद शुक्र वीर्य बनता है। तो कहा जाता है कि आहार यदि हमारा अच्छा है और उसमें पाचन, मेटाबॉलिक सिस्टम आपका ठीक, तो उससे पाचन अच्छा होगा और रस से रक्त बनेगा। ये हमारे यहाँ प्रमाणिक रूप से माना जाता है और ये बात वास्तविक रूप से सत्य है। यदि आपका भोजन ठीक नहीं है तो आप अनीमिक हो जाएंगे। ये तो मॉडर्न साइंस भी मानती है। तो इसलिए आहार अच्छा होना चाहिए और अच्छे आहार का अच्छा पाचन होना चाहिए। तो योग उनके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसको हम यहाँ इस दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि जो लोग कपालभाति करते हैं उनको हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि रक्त बनता है बोन मैरोस में। और जब हम बोन मैरो में लगातार कंप्रेशन, हम ये सोचें कि कुंचन और प्रसारण की प्रक्रिया होती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो वो स्टेम सेल्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और वो बोन मैरोज हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं और हीमोग्लोबिन ज्यादा बनता है और उसके माध्यम से हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह में शक्ति आती है। वह रक्त ही हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स तक सारी आपूर्ति करता है। जो ऑक्सीजन जा रही है, ग्लूकोज जा रहे हैं, मिनरल्स जा रहे हैं, विटामिन जा रहे हैं, एक एक सेल को उसकी आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति करने का काम रक्त करता है। और रक्त को प्रवाहित करने में, उसको सशक्त बनाए रखने में योग और प्राणायाम विशेषकर कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीर, ये अत्यंत प्रभावशाली है। और इसमें ओंकार का जाप और ध्यान भी इसमें अत्यंत प्रभावशाली है। मैं इतना यदि कहूँ कि हमने इसका प्रयोग को किया, कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। और साथ में खास तौर पर जो WBC है, हमारी जो रक्षा की जो लेयर है, जिससे हमारे बॉर्डर फोर्सेज जो है, वो बॉर्डर फोर्सेज जो हैं वो लड़ाई करते हैं जब कोई बाहर से आक्रमण करता है। ऐसे ही हमारे भीतर एक वॉर सैनिक के रूप में WBC होते हैं, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स 90 दिन में मर जाते हैं, उनको बाहर निकलना ही है, और 24 घंटे में WBC मर जाते हैं। यदि हम अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छी WBC बनेगी। हमारे सामने बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि रक्त के जो मूल 3 तत्व हैं, प्लाज्मा, WBC और RBC, इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है कपालभाति प्राणायाम। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं ल्यूकोसाइट्स को, और ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये थ्रोम्बोसाइट्स हमारे जब कोई कट लग जाता है तो रक्त को जमाने का काम करते हैं, और बाहर प्रहार जो करने का कार्य करते हैं वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल करते हैं। और आरबीसी जो हमारे हैं, वह आरबीसी हमारे इस प्रवाह को हर स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, ऑक्सीजन को बाइंड करके हर सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। कि जो हमारा अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें भी जो क्रिया योग है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यदि हम मोटे शब्दों में कहें तो योग क्या है? योग 3 शब्दों का नाम है। PHC, प्योरिटी,
happiness and concentration. Every action with purity, with happiness and concentration is called yoga. You have to purify your head. You have to purify your heart. You have to purify your hands. 3H. Then you are a true yogi. Head means ज्ञान योग, heart means your उपासना योग, भक्ति योग, और hands मायने कर्म योग। तो तीनों की ये जो हमारी त्रिवेणी है योग की, जब यह शुद्ध पवित्र हो जाती है, हमारा चित्त पवित्र हो जाता है, तो निश्चित रूप से वह दिव्यता हमारे जीवन से प्रकट होती है। हम अति मानस चेतना को प्राप्त करते हैं। योगी जितने भी हुए हैं उन्होंने इस पद्धति को बताया है और महर्षि पतंजलि ने इस पर विशेष बल दिया है कि हमारी चित्त की भूमियां यदि वह ठीक है, एकाग्रता और निरुद्ध की अवस्था में है, तो हम योग में स्थित हो सकते हैं। और जब हम एकाग्र होकर कार्य करते हैं, योग ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ता है, रक्त की प्रोडक्शन भी अच्छी होती है। और केवल मात्र रक्त ही नहीं, अंदर के सारे हार्मोन्स, लिम्फेटिक सिस्टम, सारे सिस्टम्स हमारे ठीक होते हैं। केवल हमें टेक्निकली ठीक होकर पूरी श्रद्धा और भाव के साथ योग करना चाहिए। इस बात को हम जरूर कहेंगे कि जब आपको लाभ प्राप्त हो योग से, आपकी शक्ति बढ़े, तो वह शक्ति सेवा में लगे, उससे राष्ट्र आगे बढ़े, उससे मानवता आगे बढ़े और विश्व शांति का वातावरण आगे बढ़े। योग का भविष्य क्या है? मैं WHO को देखता था कि WHO पूरे विश्व की स्वास्थ्य की नीति को तय करता है। इस बार एक अवसर आया, पेंडेमिक हुआ, उन्होंने बताया नहीं, चीजें उनके संभल में नहीं आई, क्या डायरेक्शंस दी कि हमारे पास इसकी कोई दवाई नहीं है, कि आपको बुखार हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करिए, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स ज्यादा हैं तो आप अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था तैयार रखिए, वायरस बहुत तेजी से फैलता है इसलिए पीपी किट का व्यवस्था करिए, परंतु ठीक कैसे होना है वो तो बता दो, वो नहीं बता रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भारत के सभी चुनिंदा योगाचार्यों से बात की तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप योग को आगे बढ़ाइए, देखिए, और उस बात को फिर आगे शक्ति प्रदान की हमारे यशो नायक जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने। उन्होंने पूरी इस बात को दृढ़ता के साथ आगे पोषण किया और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग तो अपनाना चाहिए। और जब उनके सामने टेस्टिमोनियल्स आए कि ये कोरोना के पेशेंट थे, इन्होंने योग किया और ये ठीक हो गए, इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए? ये दवाइयां तो पता नहीं 1 वर्ष तक कह रहे हैं कि बनेगी, पता नहीं बनेगी, परंतु ये तो लाइव टेस्टिमोनियल्स हैं। और फिर आयुर्वेद के काढ़े, त्रिकटु, अश्वगंधा का प्रयोग करने वाले के रक्त में वह वायरस प्रवेश नहीं कर सकता, करेगा तो तत्काल उसको आगे प्रोडक्शन का रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा अश्वगंधा तत्व है। रिसर्च हुई गिलोय के ऊपर, रिसर्च हुई तुलसी के ऊपर, ये एंटीवायरल है, वो अंदर उसकी जो रेप्लिकेशन है उसको होने नहीं देगी। भारत की जो ऋषि परंपरा है, भारत की जो चिकित्सा पद्धति है, ये वैदिक कालीन है। मॉडर्न साइंस जो मानती है वो इसको 20,000 वर्ष के आसपास मानती है, परंतु भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करें तो ये 1 अरब 93 करोड़ 8 लाख वर्षों की पुरानी हमारी जो संस्कृति है, और वहाँ हमारे पूर्वजों ने उसको फॉलो किया है, तो उन्होंने एविडेंस बेस पर किया है। हम अपने पूर्वजों की बात को स्वीकार करें और उसको आगे बढ़ाएं, तो हमने उसको स्वीकार किया। बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन हो, उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम आगे बढ़ें। तो पतंजलि ने एक इंटरनेशनल जर्नल में आयुर्वेद के प्रयोगों को पब्लिश किया और आज पूरी दुनिया उसको अपनाने के लिए आतुर बैठी है। ये जो विषय है कि आज सारी दुनिया, केवल मात्र भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व एकमात्र एक छत्र छाया से योग और आयुर्वेद को अपना रहा है, अर्थात पूरे विश्व की स्वास्थ्य नीति अब WHO तैयार नहीं कर रहा। WHO ने जो हमें प्रोटोकॉल दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शक्ति रखते हुए, एक साहस दिखाते हुए आयुर्वेद को, भारतीय चिकित्सा पद्धति योग को, नेचुरोपैथी को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने कहा नहीं, 7 कदम ये भी रखो, इस 7 कदमों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और पहली बार उन्होंने WHO की गाइडलाइन से आगे चलकर ये बात कही। मुझे बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि आने वाला समय भारतीय योग का है, भारतीय आयुर्वेद का है, भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा का है, भारतीय वेलनेस सेंटर्स का है। बड़े स्तर पर दुनिया यहाँ आने वाली है। शारीरिक रूप तो सामान्य बात है, योग तो सुपर मेडिसिन है। लोग आध्यात्मिक शांति के लिए, क्योंकि मानसिक रोग ज्यादा हैं। जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमारे प्रोफेसर कहा करते थे हेल्दी बॉडी कंटेन्स हेल्दी माइंड, परंतु आज की जो थॉट है वो बदल चुका है। हेल्दी माइंड कैन हैव ए हेल्दी बॉडी। यदि अपना मानस ठीक रखना है, स्वच्छ रखना है, शांत रखना है, यही मूल तत्व है। आइए अपने मन को, मन मानसिक विकारों से मुक्त होकर एक शांत चित्त के साथ हम आगे बढ़ें, और जब हमारा चित्त पवित्र होगा तो हम सहज जीवन में आ पाएंगे और दिव्य जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। यही लक्ष्य है योग का। आने वाला समय भारत का समय है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय चिकित्सा पद्धति योग आयुर्वेद का समय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे इंडियन योग एसोसिएशन के संयुक्त सचिव जयदीप आर्य के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थीं आकाशवाणी संवाददाता रेणु कटारिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम
फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।